दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि असम के अर्बन लेजेंड की है। और ये कहानी मुझे असम के ही एक यूट्यूबर ने भेजी है जो अलग अलग हॉन्टेड जगहों पर जाकर वीडियोस अपलोड करते हैं। मैं उनके चैनल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है। और आखिर उनके और उनके दोस्तों के साथ उस बांस के जंगल में क्या हुआ जब वो कैंपिंग करने गए थे, तो आइए सुनते हैं आज की ये छलावे की डरावनी और सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए सुनते हैं। अनिकेत, राज, प्रभात, केशव और कौशल पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्हें नाइट कैंपिंग करने का बड़ा शौक था, खासकर जंगलों में, क्योंकि एडवेंचर करना उन्हें बहुत पसंद था। भारत के कई बड़े और घने जंगलों में उन पांचों ने नाइट कैंपिंग की थी और अपने अनुभव को वो सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। उनके सब्सक्राइबर्स को उनके वीडियोस देखना बेहद पसंद था और सोशल मीडिया से ही ये पांचों अच्छी खासी अर्निंग कर लेते थे, जिससे उन्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अनिकेत इन पांचों में सबसे ज़्यादा बेखौफ होकर रहा करता था। किसी भी वार्निंग का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसके सामने जैसी भी मुश्किल या खतरा क्यों न हो, वो उसे हर हाल में पार करने के लिए आगे रहता था। अनिकेत की इस आदत से कभी कभी बाकी के दोस्त कुछ मुश्किल में पड़ जाया करते थे, क्योंकि बाकी के दोस्त दिल से थोड़े कमज़ोर थे। अनिकेत ज़्यादातर ऐसी जगहों पर कैंपिंग का प्लान बनाया करता था जहां पर ज़्यादा खतरा हो। एक दिन की बात है जब अनिकेत अपने कैंपिंग के लिए अगले डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो कोई एडवेंचर कर सके, या कोई ऐसी जगह जहां जाने से लोग डरते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई जगह मिली, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जाना बैन था, या तो अनिकेत खुद ही इंटरेस्टेड नहीं था। वो पूरा दिन और रात अगली कैंपिंग प्लेस की तलाश में लगा रहा और अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो उसका मूड काफ़ी ख़राब था क्योंकि उसे मनचाही जगह नहीं मिली। अनिकेत अपने दादा दादी के साथ रहा करता था और उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उस समय वो सिर्फ 9 साल का था। उसके दादा दादी हमेशा उसे खतरनाक काम करने से रोका करते थे, लेकिन अनिकेत को उससे खुशी मिलती थी, इसलिए उसकी जिद के आगे वो भी कुछ बोल नहीं पाते थे। उस दिन जब वो नाश्ता करने के लिए बैठा तो उनके घर में काम करने वाली एक औरत उसके लिए पानी लेकर आई। उसका नाम दामिनी था और वो तकरीबन 40 साल की थी। दामिनी ने नोटिस किया कि अनिकेत का मूड खराब है, इसलिए वो पूछ बैठी, क्या हुआ अनिकेत बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तो दामिनी ने कहा, पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ मैं यहाँ। इतना तो जान गई हूँ कि तुम कब सच बोलते हो और कब झूठ। तभी अनिकेत की दादी भी आ गई और बोली, अरे दामिनी, इसका मूड खराब है तो इसकी एक ही वजह होगी, और वो ये है कि इसे कैंपिंग के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली होगी। हर बार ऐसा ही तो करता है ये, बस मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अनिकेत ने कहा, दादी प्लीज यार, मैं सच में परेशान हूँ, आप मजाक मत उड़ाओ मेरा। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जो जगह मुझे चाहिए वैसी जगह मिल ही नहीं रही है। तो उसकी दादी ने कहा, अरे कैसी जगह जाना है तुझे? तो अनिकेत बोला, दादी कोई ऐसी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया, मतलब ऐसी जगह जो उन सबसे अलग हो जहाँ मैं जा चुका हूँ, जैसे कि कोई हॉन्टेड जगह जहाँ भूत प्रेत के साये से लोग जाने से डरते हो। तो दामिनी ने कहा, हे भगवान, ऐसी जगह जाकर खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो, कुछ हो गया तो अनिकेत ने कहा, अरे काकी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, जानती हो ना कि लोग बेवजह डरते हैं इन सब बातों से। अरे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है ऐसी बातें फैलाकर। तो दामिनी ने कहा, नहीं अनिकेत बेटा, ठीक है मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भूत प्रेत होने की सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर सच में लोगों ने भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों को देखा है। जैसे कि असम को ही ले लो,
इतनी सुंदर जगह है वो, लेकिन वहाँ के बांस के जंगलों के बारे में कितनी डरावनी अफवाह फैली हुई है। अनिकेत ने जब आसाम के जंगलों के बारे में सुना तो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी आसाम नहीं गया था। अनिकेत ने पूछा, क्या है उस बांस के जंगल में? तो दामिनी ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से जो भी गुजरा है ना, उनके साथ बहुत सारी डरावनी घटनाएं घटी हैं। पता नहीं क्या है वहाँ, लेकिन कुछ तो जरूर है। तो अनिकेत ने कहा, अच्छा आपको उस जगह के बारे में कैसे पता? तो दामिनी ने कहा, अरे बेटा अखबार से। अरे वहाँ के जंगलों के बारे में अखबार में भी छपा था। तभी उसकी दादी ने कहा, अच्छा चलो बस करो अब। अनिकेत जल्दी से नाश्ता कर लो बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तो अनिकेत ने कहा, अरे बाद में दादी, अभी कुछ काम है मुझे। इतना बोलकर अनिकेत तुरंत वहां से उठा और अपने कमरे की ओर भागा और आसाम के बांस के जंगलों के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे पता चला कि असम में बांस का एक जंगल है जहां पर किसी घोस्ट के रहने का अनुमान है। कहा जाता है कि ये घोस्ट वहां काम करने वाले एक फॉरेस्ट रेंजर की है, जिसने उसी जंगल में न जाने किस कारण से आत्महत्या कर ली और अब वो घोस्ट बनकर हर आने जाने वाले ट्रैवलर्स को टारगेट करता है और अजीबोगरीब चीज़ों से उन्हें परेशान करता है। कई लोग इस जंगल में जाने के बाद वापस ही नहीं आए और कई लोग थे जो वापस तो आए, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। ये घोस्ट बहुत खतरनाक और छलावा करना इसकी फितरत में है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घोस्ट सिर्फ कहानियों में है और ऐसी अफवाहें इसलिए फैलाई गई हैं ताकि वहां से गुजरने वाले लोग सावधानी से निकले। अनिकेत को ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसने तुरंत राज, प्रभात, केशव और कौशल को कॉन्फ्रेंस कॉल किया और कहा, मुझे हमारा अगला डेस्टिनेशन मिल गया भाइयों। तो केशव ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे कहाँ मिला भाई? तो राज ने कहा, अरे इतना एक्साइटेड मत हो, जरूर फिर से कोई खतरनाक ढूंढ निकाली होगी इसने। तो प्रभात ने कहा, अरे भाई बताने तो दे उसे पहले। तो अनिकेत ने कहा, हाँ तो सुनो, हम सब असम जा रहे हैं, वहाँ के बांस के जंगलों में कैंपिंग करेंगे हम। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो गए उस जंगल के लिए। तो प्रभात ने कहा, बांस का जंगल काफी अच्छा लग रहा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा तो और भी मजा आ जाएगा। तो राज ने कहा, हाँ भाई, सब्सक्राइबर्स भी तो एक जैसा वीडियो देख देख के थक गए हैं, देखते हैं कि बांस के जंगल में क्या अनुभव होता है हमें। वैसे चलना कब है ये तो बता। तो अनिकेत ने कहा, अरे परसों ही चलना है भाई, सारी तैयारियां कर लो। सब लोग राजी हो गए। अनिकेत ने फोन कट करने के बाद कहा, अच्छा हुआ मैंने इन्हें बैम्बू घोस्ट के बारे में नहीं बताया, वरना ये साले सब जाने से मना कर देते। देखते हैं अब कितनी सच्चाई है इस बैम्बू घोस्ट में। इसके बाद अनिकेत ने अपनी दादी से असम जाने की बात कही, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दादी ने कहा, बावला हो गया है क्या बेटा तू? अरे दामिनी ने बताया ना कि कितनी खतरनाक जगह है वो, कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सोचा है तूने? बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह पर जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं तुझे। तो अनिकेत ने कहा, अरे दादी, लेकिन मैं सच में जाना चाहता हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी तो होंगे ना, कुछ नहीं होगा मुझे, आप फालतू में चिंता कर रहे हो। अरे मेरे चैनल के लिए ये बहुत जरूरी है, आप जानते हो कि मेरा करियर टिका है इस पर। तो दादी ने कहा, लेकिन बेटा ऐसी जगह ही क्यों जाना है तुझे, इतना खतरा क्यों मोल लेता है? कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जंगली जानवरों का सामना तो कर लेगा तू, लेकिन भूत प्रेत का कैसे? तू कोई और जगह ढूंढ ले बेटा। अनिकेत ने कहा, जी नहीं, मैं असम ही जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोकोगे। दादी समझो ना यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अच्छा आपको पता है, मैंने रिसर्च की थी इस बारे में और जानते हो क्या पता चला कि वहाँ पर जो भी मौत हुई है वो जंगली जानवरों की वजह से या उनकी खुद की लापरवाही की वजह से बस। और ये भूत प्रेत की बस अफवाह फैला दी ताकि लोग वहाँ से सावधानी से जाएं या वहाँ जाने की हिम्मत ही ना करें। तो दादी ने कहा, तो उस कहानी से कुछ सीख लेना। अरे कोई तो बड़ी बात होगी ना जिस वजह से ऐसी अफवाह फैली है। इस जगह को जाने दे बेटा, मेरी बात मान।
अनिकेत के बहुत समझाने पर उसकी दादी ने इजाज़त नहीं दी। फिर अनिकेत ने कहा, अच्छा ठीक है, बस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए प्रभात के घर रहने जा रहा हूँ ताकि नए वीडियोस की तैयारी कर सकूं। अब आप इसके लिए तो मना नहीं करेंगी ना? तो दादी ने कहा, देखो बेटा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी वापस आना, क्योंकि तेरे बिना मन नहीं लगेगा हमारा। तो अनिकेत ने कहा, हाँ, बस मैं आ जाऊंगा कुछ दिनों में। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अपने कमरे में उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर प्रभात के घर चला गया। उस दिन प्रभात उसे अचानक अपने घर में देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे तू इस वक्त यहाँ कैसे भाई? अनिकेत ने कहा, यार दादी असम जाने से मना कर रही है, मैं झूठ बोलकर आया हूँ कि कुछ दिन यहीं ठहरूंगा, हम कल ही यहाँ से निकल चलेंगे। सारी तैयारियां कर ली है ना भाई तूने? तो उसने कहा, हाँ कर ली है सारी तैयारियां। फिर क्या था, सारे दोस्त कैंपिंग के लिए तैयार हो गए और अगले दिन ही असम जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। 24 घंटे के अंदर वो पांचों असम पहुंच गए। स्टेशन पर उतरते ही केशव ने एक आदमी से बांस के जंगल के बारे में पूछा तो वो आदमी बोला, वो तो यहाँ से करीब 75 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम लोगों को वहाँ क्यों जाना है? तो कौशल ने कहा, कुछ काम है। अरे आप बताओ तो वहाँ पहुँचे कैसे? तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई वहाँ तुम लोगों को कोई भी लेकर नहीं जाएगा, जिसको मरने का शौक होगा ना वही लेकर जाएगा बस। तो अनिकेत ने कहा, अरे कोई बस जाती है क्या आसपास? तो आदमी ने कहा, हाँ तुम लोगों को शाम को 5 बजे बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, लेकिन वो सीधे उस रास्ते से नहीं जाती, बल्कि बांस के जंगल से 5 किलोमीटर पहले ही तुम लोगों को छोड़ देगी, फिर तुम लोगों को पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। तो अनिकेत ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। उस आदमी ने कहा, भाई पहली बार किसी को मौत का रास्ता दिखाया है मैंने, वैसे सलाह दे रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ, वरना वापस आओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। प्रभात ने कहा, यार बड़ा ही अजीब आदमी है, क्या बोल कर गया ये, और हमें उस जंगल में कोई लेके क्यों नहीं जाएगा? तो अनिकेत ने कहा, अरे छोड़ ना, होगी कोई बात, हमें क्या करना है, चल बस स्टैंड चलते हैं। फिर इसके बाद वो पांचों बस स्टैंड के लिए निकल गए और वहाँ पर 5 बजे तक बस स्टैंड में इंतज़ार करते रहे। फिर जब बस आई तो उसके जरिए बांस के जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे के बाद बस ने उन्हें बांस के जंगल पर उतार दिया और वो पांचों जंगल की ओर पैदल जाने लगे। 7 बज गए थे और पांचों दोस्त चले जा रहे थे। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, आसपास बड़े बड़े डरावने पेड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने का रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था और सामने कोहरा नजर आ रहा था। उस एरिया में पांचों दोस्तों को काफ़ी ठंड भी लग रही थी। तो प्रभात ने कहा, यार इतनी दूर कैसे जाएंगे भाई, मेरे तो अभी से पैर दुखने लग गए और ऊपर से ये इतना भारी बैग। तो अनिकेत ने कहा, अरे यार अभी बहुत दूर चलना है, अभी तो हमने आधा किलोमीटर भी पार नहीं किया, चलते रहो बस। तो राज ने कहा, यार हम सही रास्ते पर तो है ना, यहाँ तो जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। तो अनिकेत ने कहा, अरे मेरे भाई एक ही तो रास्ता दिख रहा है, यहाँ गलत कैसे हो सकता है, और वैसे भी कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है तुम लोगों को ऐसा लगे, लेकिन हम लोग सही रास्ते पर हैं। तो राज ने कहा, यार मुझे तो इस रास्ते से जाने में डर लग रहा है और ऊपर से ठंड में मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो प्रभात ने कहा, यार तुम लोग चुप रहो भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, बार बार ऐसी बातें करोगे तो डर लगेगा ही, शांति से चलते रहो बस। उन्हें चलते हुए करीब 3 घंटे बीत गए, लेकिन बांस का जंगल शुरू नहीं हुआ। सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब तो आसपास से कुछ जानवरों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। 10 बज चुके थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कौशल ने कहा, अरे यार मुझे भी लग रहा है कि हम गलत रास्ते में आ गए हैं, इतना वक्त थोड़ी ना लगता है, वरना सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर था जंगल। तो अनिकेत ने कहा, हाँ यार लेकिन अब किससे पूछे, एक पंछी तक नजर नहीं आ रहा यहाँ तो, और उस साले बस वाले ने भी यही कहा था कि बस सीधे चलते चले जाना। तो राज ने कहा,
यार मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे चुप करा दिया। अब इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, अचानक से वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। अनिकेत बोला, अरे भाई, इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? राज ने कहा, यार मेरी आंख में तो धूल चली गई, कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। हवा काफ़ी तेज चल रही थी, इसलिए वो सभी अपनी जगह पर रुक गए और हवा की गति कम होने का इंतज़ार करने लगे। फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद वो तेज हवा चलनी बंद हो गई। केशव ने कहा, शुक्र है, मुझे लगा ये तूफान रात भर नहीं थमेगा। फिर अचानक से उसकी बोलती बंद हो गई और वो बिल्कुल दंग होकर अपने आसपास की जगह को देखने लगा। राज ने कहा, क्या बात है केशव, क्या हुआ? तो केशव ने कहा, ये बोर्ड, ये तो अभी नहीं था यार, यहाँ अचानक कैसे आया? और ये बांस का जंगल यहाँ कैसे? बाकी दोस्त पीछे मुड़े और उन लोगों ने भी उस बोर्ड को देखा तो खुद भी हैरान रह गए। वो बोर्ड सच में पहले वहाँ पर नहीं था। अनिकेत ने उस बोर्ड में लिखी हुई बात को पढ़ा, यहाँ से गुजरते समय ध्यान रखें, जंगल की ओर न देखें और जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। पांचों एक दूसरे को देखने लगे। अनिकेत ने कहा, देख परेशान मत हो भाई, कोहरे की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि हम पहुंच भी गए। राज ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को कैंप कैसे लगाएंगे यार? तो अनिकेत ने कहा, अब और कोई चारा भी तो नहीं है ना यार, चलो अंदर चलकर कोई खुली जगह तलाशते हैं, आग जलाकर आज की रात ऐसे ही बिता लेंगे। कौशल उस बोर्ड के चारों तरफ घूमने लगा। उस बोर्ड के पीछे भी कुछ वार्निंग लिखी हुई थी। उसने उसे पढ़ा, 47 साल पहले इस जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस जंगल में जाने वाले हर आदमी के साथ कोई ना कोई डरावनी घटनाएं घटती है। कहा जाता है उस फॉरेस्ट रेंजर की आत्मा इस बांस के जंगल में भटक रही है, जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है और गुस्सा आने पर उन्हें मार भी देती है। जंगल में प्रवेश करने की भूल ना करें। ये सारी बातें सुनकर सभी घबरा गए, लेकिन अनिकेत के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसे इंटरनेट पर इस बारे में पहले ही पता चल गया था। अनिकेत ने कहा, अबे यार ये सब फालतू बात है भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ठीक है? जरूर लोगों को डराने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है। अनिकेत ने उस बोर्ड को निकालकर साइड में फेंक दिया और जंगल की ओर बढ़ गया। सामने एक सकरा रास्ता था जो पता नहीं कहाँ जाता था। अनिकेत के पीछे बाकी लोग भी चल पड़े। तो राज ने कहा, यार उस बोर्ड में ऐसा क्यों लिखा है अनिकेत? तूने आने से पहले इस जगह के बारे में रिसर्च तो की होगी ना? अनिकेत कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो पांचों चुपचाप उस सकरे रास्ते की ओर चल पड़े। सबके हाथों में टॉर्च थी। जैसे ही उन लोगों ने उस जंगल में कदम रखा, एक बहुत ही गंदी बदबू उनके नाक तक पहुंची। प्रभात ने कहा, छी, कितनी गंदी बदबू है यार, पता नहीं किस चीज की बदबू है, सहन ही नहीं हो रहा है। सबने अपनी नाक बंद कर ली और धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। बांस का वो जंगल बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे, ऊंची नीची जमीन थी और वहां की खामोशी इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि कोई भी डर जाए। पांचों कैंपिंग के लिए खुली जगह की तलाश में थे, लेकिन बांस के उस घने जंगल में खुली जगह तलाशना बेहद मुश्किल का काम था। वो गंदे स्मेल आनी भी बंद नहीं हुई थी। जंगल में कोहरा छाया हुआ था, जो और भी भयानक लग रहा था। कोई सीधा रास्ता ही नहीं था वहां। और एक बात तो वो पांचों समझ गए थे कि अगर वो लोग यहाँ से बिछड़े तो वापस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। वो लोग एक के पीछे एक चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। राज ने कहा, अनिकेत, यहाँ कैंपिंग करना सही तो रहेगा ना यार? इतनी सारी वार्निंग मिली है हमें और ये जंगल देखकर मेरी हालत भी खराब हो रही है। तो अनिकेत ने कहा, भाई इतने जंगलों में कैंपिंग की है हमने, अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? बाकी जंगलों जैसा ही तो है। अब रात के समय में घने जंगल तो डरावने दिखाई देते ही हैं यार।
तो राज ने कहा, पर यार ये तो कुछ अलग ही है, जरा देख तो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है बांस के, ऊपर से पैर रखने के लिए खुली जगह भी नहीं है, हर जगह बस बांस ही बांस नजर आ रहा है। तो अनिकेत ने कहा, ओहो भाई डर मत यार, कुछ भी नहीं होगा, बस सब साथ में ही रहना और बिना बताए कोई भी इधर उधर जाना नहीं, वरना खतरनाक हो सकता है। किसी तरह वो लोग बांस के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से अनिकेत जो सबसे आगे चल रहा था वो रुक गया, क्योंकि उसके पैर के नीचे कुछ आ गया था। अनिकेत ने अपने पैरों की ओर टॉर्च की रोशनी दिखाई तो उसे पता चला कि वो एक खोपड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो ये देखकर अचानक से पीछे हट गया। राज ठीक उसके पीछे ही चल रहा था और अनिकेत उससे टकरा गया। राज ने कहा, क्या कर रहा है यार, अरे आगे चलना है भाई, पीछे नहीं। अनिकेत ने उसे उस खोपड़ी की ओर इशारा किया। वो खोपड़ी आधी जमीन के अंदर गड़ी हुई थी और सिर्फ आंखों के ऊपर वाला हिस्सा बाहर था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो खोपड़ी जंगल की ही जमीन से बाहर निकलकर झांक रही हो। पांचों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए। अनिकेत ने आसपास टॉर्च की रोशनी घुमाई तो उन लोगों को पता चला कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारी खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। कुछ जमीन पर यूं ही पड़ी हुई थी, कुछ जमीन के अंदर गड़ी हुई थी और कुछ पेड़ों के बीच में थी, जो ऐसी दिखाई दे रही थी मानो खुद पेड़ों के बीच में जाकर झांक रही हो। कौशल डर के मारे हकलाते हुए बोला, यार हर तरफ खोपड़ी ही खोपड़ी नजर आ रही है, ये बांस का जंगल है या खोपड़ी का? यहाँ रहना खतरनाक है अनिकेत, अभी भी वक्त है, चलो यहाँ से। अनिकेत के अलावा चारों लोग वापस से पीछे मुड़ गए ताकि जंगल से बाहर जा सके, लेकिन ये देखकर उनके होश उड़ गए कि जिस सकरे रास्ते से वो लोग आ रहे थे वो गायब हो चुका है। अनिकेत ने भी ये देखा और डर के मारे उसके भी पसीने छूटने लगे, लेकिन हिम्मत करके वो बोला, यार लगता है चलते चलते हम भटक गए होंगे। देखो ऐसे में इधर उधर घूमना सही नहीं है यार, हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। अनिकेत ने इधर उधर देखा और एक ऐसी जगह दिखाई भी दी जो थोड़ी साफ सुथरी और खुली हुई लग रही थी। वो उस जगह की ओर जाने लगा और पीछे पीछे उसके सभी दोस्त आ गए। अनिकेत ने कहा, ये खोपड़ी यहाँ पर जरूर उन लोगों की ही होगी जो यहाँ मरे हैं। लगता है जंगली जानवर बहुत हैं यहाँ, हमें सावधानी रखनी होगी दोस्तों। तो राज ने कहा, यार डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, कैसी बात कर रहा है तू? अरे ये जंगल नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा मुझे, यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम हुई, ऊपर से वो रास्ता ही गायब हो गया जिधर से हम आए, और तू अभी भी यहाँ से भागने के बजाय रुकने की बात कर रहा है यार, पागल है क्या भाई तू? तो अनिकेत ने कहा, क्योंकि हम यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं और कैंपिंग करके ही जाएंगे। जरा सोच, यहाँ जो हो रहा है वो जब हमारी ऑडियंस के सामने आएगा तो हमारा चैनल कितना बूस्ट होगा। हॉरर इंसिडेंट लोगों को बेहद पसंद आते हैं। अरे भाई ये हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। इसके बाद अनिकेत ने अपने बैग को जमीन पर रख दिया और बैग से एक कैमरा निकाला, जैसे उसने बांस के एक पेड़ पे लगा दिया। तो अनिकेत ने कहा, देखो जब हम सब सो रहे होंगे तब ये कैमरा आसपास की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। चलो बैठ जाओ और कुछ खा लो, कल सुबह होते ही कैंपिंग के लिए अच्छी जगह ढूंढनी है भाई, फिर कैंप लगाएंगे मस्त एकदम। तो राज ने कहा, यार कहीं ये जिंदगी की आखिरी कैंपिंग न हो। तो प्रभात ने कहा, भाई मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन अनिकेत ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब बाकी लोग अनिकेत को छोड़कर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए वो सब बैठ गए। अनिकेत ने वहां आग जला दी और जो खाना वो लोग लेकर आए थे उसे खाने लगे। खाना खाने के बाद अनिकेत ने कहा, देखो यार पानी सब थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना, यहाँ पानी की कमी हो सकती है हमें, और कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। हम बारी बारी से सोएंगे ताकि कोई खतरा हो तो यहाँ से हम भाग सकें। फिर क्या था, सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और आराम करने के लिए बैठ गए। आग की रोशनी में वहां पर पड़ी खोपड़ियां साफ नजर आ रही थी
ऐसा लग रहा था जैसे सब उन पांचों को ही घूर रहे हैं। सब डर के मारे इधर उधर देखने लगे, क्योंकि बांस के जंगल में से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अचानक उन पेड़ों के बीच से क्या निकल आएगा। अनिकेत, राज और कौशल सो गए थे, लेकिन प्रभात और केशव की आंखों में नींद ही नहीं था। वो दोनों ही बाकी सबकी रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक से केशव के सिर पर एक बांस का टुकड़ा गिरा। केशव ऊपर की ओर देखने लगा। उसने कहा, ये बांस की लकड़ी मेरे ऊपर किधर से गिरी यार? तो प्रभात ने कहा, अरे बेवकूफ, बांस का ही तो जंगल है, ये गिरा होगा ऊपर पेड़ से, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। उसी वक्त प्रभात के सिर पर भी एक बांस का टुकड़ा गिरा और वो भी हैरानी से ऊपर की ओर देखने लगा। फिर एक के बाद एक केशव और प्रभात के ऊपर बांस के टुकड़े गिरने लगे और झटके से वो उठ खड़े हुए। वो दोनों हैरान थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर उन पर बांस से हमला कर रहा हो। तो केशव ने कहा, यार अब तो मुझे भाई बहुत डर लग रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। भाई प्रभात, मुझसे यहाँ अब और नहीं रुका जाएगा, पता नहीं कब क्या हो रहा है हमारे साथ। प्रभात भी बहुत घबराया हुआ था। बाकी लोग आराम से सो रहे थे, उन्हें भनक भी नहीं लगी कि केशव और प्रभात के साथ क्या हुआ। तो प्रभात बोला, देख भाई, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, अनिकेत और राज को उठा के सो जाते हैं। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। अनिकेत और राज बैठे हुए आसपास नजर रखे हुए थे। कुछ देर तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर राज के साथ बहुत ही डरावनी घटना घटी। वो आराम से जलती हुई आग को देखे जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसके घुटनों को टच किया। राज ने बड़े आराम से घुटने की ओर देखा तो ठीक उसके पैरों के पास एक खोपड़ी नजर आई, जो बांस की लकड़ी के ऊपर रखी हुई थी, और वो लकड़ी सीधे बिना किसी सहारे के खड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर राज जोर से चीखा और सरकते हुए पीछे हट गया। उसकी चीख सुनकर पेड़ों में बैठे जंगली पंछी अचानक से उड़ने लगे। चील, कौवे, उल्लुओं की आवाज से जंगल पूरा गूंजने लगा। ये सारी आवाज सुनकर प्रभात, केशव और कौशल भी चौंक कर उठ गए, लेकिन अनिकेत वो नहीं देख पाया जो राज ने देखा, क्योंकि जब उसने खोपड़ी की ओर देखा तो वो खोपड़ी जमीन पर नॉर्मल ही पड़ी हुई थी। अनिकेत ने कहा, ये खोपड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर भी पड़ी हुई है ये। राज पसीना पसीना हो चुका था। उसने कहा, वो लकड़ी सीधी खड़ी हुई थी, उसके ऊपर ये खोपड़ी थी, जैसे कि उस लकड़ी का सर हो ये। यहाँ कुछ तो है यार, भाई मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अनिकेत ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, देख भाई, ठीक है, घबरा मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, सब ठीक है, और जैसा तू बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो लकड़ी और खोपड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है यहाँ पर। इसके बाद राज ने पानी पिया, फिर उसे थोड़ी शांति मिली। अनिकेत ने कहा, तुम सब सो जाओ, मैं आसपास नजर रख लूंगा, ठीक है? राज बहुत डर गया था, इसलिए वो केशव के साथ चिपक कर सो गया। फिर रात के करीब 2:30 बज गए थे। अनिकेत को भी नींद आ रही थी, पर नजर रखना भी जरूरी था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आसपास थोड़ा टहल लिया जाए ताकि नींद खुल जाए। इसलिए वो खड़े होकर उसी जगह पर इधर उधर टहलने लगा। कुछ ही मिनट बाद जंगल में फिर से डरावनी खामोशी छा गई और फिर असली खेल शुरू हुआ। उस वक्त अनिकेत को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो किसी जानवर की लग रही थी। वो जानवर गुर्रा रहा था और ऐसी आवाजें निकाल रहा था जैसे वो काफी समय से भूखा हो। ये सुनकर अनिकेत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत एक जलती हुई लकड़ी उठा ली ताकि वो खुद को उस जानवर से बचा सके। उसने सोचा, इन सबको भी उठाना होगा। जानवर की आवाज तेज हो रही है, मतलब वो करीब आ रहा है। अनिकेत ने तुरंत बाकी लोगों को उठाया और वो सब भी जंगली जानवर की आवाज सुनकर कांप उठे। सबने एक एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। तभी अनिकेत ने सोचा कि एक बांस की मोटी लकड़ी भी पकड़ लेनी चाहिए, वो भी हथियार का काम कर सकती है। इसलिए वो इधर उधर देखने लगा और उसे एक मोटी लकड़ी नीचे पड़ी हुई दिखी। फिर वो उसे उठाने के लिए गया, पर जैसे ही उसने उस लकड़ी को उठाना चाहा, वो लकड़ी अपने आप ही आगे की ओर खिसक गई और ये देखकर अनिकेत झुकी हुई पोजीशन में ही स्टैचू बनकर रह गया।
उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वो बस उस लकड़ी को देखे जा रहा था। एक बार के लिए उसे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर जब उसने वो लकड़ी उठाने की दोबारा कोशिश की तो वो वापस से आगे की तरफ खिसक गई। अब अनिकेत की हालत खराब होने की बारी थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि दामिनी की बात सच थी। राज ने इस जगह को सही पहचाना था। वो सीधे खड़ा हुआ और अपने दोस्तों की ओर मुड़ा, जो पहले ही उस लकड़ी की ओर देख रहे थे, और उनका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। अनिकेत उनके पास आकर खड़ा हो गया। अब उस जंगली जानवर के आने की आवाज बंद हो गई थी। पांचों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सबको लग रहा था कि वो लोग बुरी तरह फंस गए हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। राज ने कहा, भाई अब क्या करें? मुझे बेहद डर लग रहा है। प्लीज बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। तो अनिकेत ने कहा, यार अपना बैग उठाओ और जल्दी से निकलते हैं, रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। सबने अपने अपने बैग उठा लिए और एक साथ वो वहां से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। उनके पैर बड़े तेजी से चल रहे थे, जैसे कि कोई उनके पीछे पड़ा हो और वो अभी के अभी न जाने कहां से उन पर हमला कर देगा। अनिकेत सबसे आगे था। वो जल्दी जल्दी चले जा रहा था और बाकी सब पीछे पीछे थे, लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आगे बांस की लकड़ियां पड़ी हुई हैं। वो लोग चलते गए और जैसे ही वो लोग उस बांस को लांग कर जाने वाले थे, अचानक से वो बांस हवा में उड़ा और उसने सीधे उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोटें लगी और झटके के कारण वो सारे गिर पड़े। अनिकेत को ठीक उसकी आंखों के नीचे चोट लगी और खून बहने लगा। इसी तरह राज को नाक में चोट लगी और बाकी लोगों के गाल और सर पर लगी। अनिकेत को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अगर वो बांस थोड़ा सा ऊपर लगा होता तो उसकी आंखें भी फूट सकती थी। अनिकेत दर्द के कारण उठ भी नहीं पाया और बाकी लोग उसे घेर कर बैठ गए। राज ने कहा, तू ठीक तो है ना भाई? तो अनिकेत ने कहा, यार बहुत दर्द हो रहा है भाई। तुम सब तो ठीक हो ना? तो सबने कहा, हाँ भाई, बस थोड़ी सी ही चोट लगी है, हम ठीक हैं। अनिकेत ने अपनी आंख पर हाथ रखा हुआ था। वो खड़ा हुआ और बोला, चलो फिर जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो लोग फिर से चलने लगे, लेकिन इतने में ही उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो लोग आगे चले, वैसे ही फिर से न जाने कहां से उनके ऊपर बांस की लकड़ियों की बरसात होने लगी और उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा खरोच आई। पांचों वहां से भागने लगे और इस चक्कर में राज पीछे छूट गया। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी और बाकी सब उसकी आवाज सुनकर रुक गए। अनिकेत चिल्लाकर बोला, भाई राज, कहाँ है यार तू? जल्दी कर यार, नहीं हम सभी मारे जाएंगे। फिर राज जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, उसी वक्त ऊपर बांस के पेड़ से एक बांस का बना पुतला उसके सामने लटकता हुआ आ गया और राज फिर से डर के चिल्लाने लगा। इस बार वो इतना डर गया कि जोर जोर से रोने ही लगा। अनिकेत तुरंत उसकी तरफ भाग कर आया। उसने लटकते हुए पुतले को साइड किया और राज का हाथ पकड़कर भागा। बाकी लोग भी तेज भागने लगे। परेशानी ये थी कि बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक भागने के बाद वो सभी लोग वापस उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन लोगों ने आराम किया था। पांचों का शरीर डर के मारे कांपने लगा। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अनिकेत को अब अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने कहा, यार ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि यहाँ पर आसाम का एक अर्बन लेजेंड बैम्बू घोस्ट है, फिर भी मैं तुम लोगों को यहाँ लेके आया, वो भी बिना बताए। उसकी ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। राज डर के मारे पागल सा हो गया था। उसने अनिकेत को धक्का मारा और बोला, तू पागल है क्या? अरे जब पता था तो बताया क्यों नहीं? यहाँ हम मर भी सकते हैं और अब तुझे एहसास हो रहा है। तो प्रभात ने कहा, गलती हमारी भी है राज। बाहर वार्निंग पढ़ी थी हमने, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। अब शांति से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो। तो अनिकेत ने कहा, हाँ यार, हम कुछ न कुछ करके निकल ही जाएंगे यहाँ से। सब बाहर जाने की तरकीब सोचते हैं और तभी राज को एक आइडिया आता है। वो बोलता है, एक तरीका है भाई,
हम बांस में चढ़कर पता कर सकते हैं कि यहाँ से मेन रोड किधर है। अनिकेत ने कहा, हाँ सही कहा, लेकिन उसके लिए तो सुबह होने का इंतजार करना होगा। अभी रात में कुछ पता नहीं चलेगा। अनिकेत ने समय देखा तो 4 बज चुके थे और जल्द ही सुबह होने वाली थी। प्रभात ने कहा, बस थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा, तब हम सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। केशव ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है यार। तभी अनिकेत ने पानी की बोतल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भागते भागते न जाने वो कहाँ गिर गई थी। तो केशव ने कहा, छोड़ो यार, ठीक है कोई बात नहीं। तभी राज ने कहा, यार मुझे आसपास पानी की आवाज़ आ रही है, तुम्हें सुनाई दे रही है क्या? सभी लोगों ने ध्यान से सुना तो पता चला कि सच में आसपास कहीं पानी है। अनिकेत ने कहा, हाँ लेकिन ढूंढे कहाँ भाई? तो राज ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, ढूंढते हैं उसे। इसके बाद फिर सब लोग आसपास पानी ढूंढने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। केशव को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे जल्दी से नदी की ओर भागने लगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अचानक से एक बांस उसके पैर के आगे आ गया, जिससे टकराने के कारण सीधे वो नदी में जाकर गिरा। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए भागे। केशव को तैरना नहीं आता था, वो नदी में डूबने लगा, लेकिन सही समय पर राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। कौशल ने कहा, दोस्तों इस जंगल में जितनी देर रहेंगे हमारी जान को खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। चलो सूरज उगने ही वाला है, हमें सड़क ढूंढनी है। वो सभी लोग वापस से उस जगह पर आ गए जहां पर आराम करने के लिए रुके थे, और फिर अनिकेत बांस के पेड़ पर चढ़ने लगा। बार बार वो फिसलकर नीचे जा रहा था, क्योंकि बांस जैसे पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे वो चढ़ा और उसने सड़क देखने की कोशिश की, और उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो उसे सड़क दिखाई भी दे गई, और वो बहुत खुश हो गया। वो तुरंत नीचे आया और बोला कि भाई सड़क नॉर्थ की तरफ है, सीधे चलते जाना और जल्दी भागो यहाँ से। फिर वो पांचों जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। कोई रुका नहीं, बस भागता चला गया। उन्हें फिर से डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, लेकिन इस बार किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और पीछे मुड़े भी नहीं। करीब 1 घंटे तक लगातार भागने के बाद आखिरकार वो पांचों जंगल के बाहर पहुंच ही गए, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अब उन्हें किसी बस के लिए या किसी से लिफ्ट लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर चलना था, क्योंकि उसी रूट से वो रेलवे स्टेशन वापस पहुंच सकते थे। वो सब बहुत थक गए थे और जंगल से बाहर निकलने के बाद सड़क पर ही लेट गए ताकि थोड़ी थकान मिट जाए, लेकिन ज़्यादा देर तक वो वहाँ रुक भी नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया। 3 घंटे के बाद वो जैसे तैसे उस रूट पर पहुंच ही गए, और किस्मत से उसी वक्त एक ट्रक वहां से गुजर रही थी, जिससे उन लोगों ने लिफ्ट मांगी। ये सफ़र उनके लिए रोमांचक भी था और डरावना भी। जल्दबाजी में अनिकेत अपना कैमरा भी उसी बांस के जंगल में भूल गया, और इस बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इस ट्रिप से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो जानता था कि बिना सबूत के अगर वो अपने चैनल पर अपने इस अनुभव को शेयर करेगा तो लोग इसे कहानी ही समझेंगे, फिर चाहे इसमें कितनी भी सच्चाई ही क्यों ना हो। वो पांचों अपने घर पहुंच गए। अनिकेत ने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी दादी उसकी खटिया खड़ी कर देगी। ये सफ़र वो पांचों दोस्त कभी भुला नहीं पाए और ना ही कभी भुला पाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो एग्जैक्ट रीज़न आपको पता चल गया होगा कि आखिर उन्होंने अपने चैनल का नाम बताने से क्यों मना किया। दैट्स वाई मैंने आपको उनके चैनल का नाम नहीं बताया, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, और हम दोनों की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने जब अपना ऐसी बातों बातों में मैंने उनसे बोला कि यार भाई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो होगा ही, क्योंकि आप इतनी हॉन्टेड जगहों पर जाते हैं, तब उस भाई ने मतलब आसाम की कहानी मुझे बताई। बोला कि सूरज भाई आप यकीन करो यार कि मतलब मैं कैसे बताऊं। तो मैंने कहा भाई देखो आप बता सकते हो, मुझे यकीन है इन सब चीज़ों पर, मैं अपने चैनल पर ज़रूर आपका ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।
तो दोस्तों आपने इनका सारा एक्सपीरियंस सुन लिया, आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है? जो कुछ भी आपको लगा ईमानदारी से आप कमेंट करके बताएं।